दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। इस जरूरी सेशन पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को, जितने भी अभ्यर्थी इस समय इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, मैं और मेरी टीम की तरफ से। और मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जिस देश की अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं होता है वो देश उन्नति नहीं कर सकता। और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी कहा था कि हृदय की कोई भी भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी जो है हृदय की भाषा है। तो दोस्तों, चूंकि हिंदी भाषी अपना उत्तर प्रदेश राज्य है और इसके साथ साथ कई राज्य हैं, और मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोगों को हिंदी को भी सम्मान करना चाहिए सारी भाषाओं के साथ साथ। अब चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे, जिसमें आप लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को दिया जाएगा और एक एक करके इन्फॉर्मेशन में बात होगी। और यकीन मानिए ये इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। सबसे पहले मैं असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनके लिए बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग कमेंट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं और मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा प्रीवियस वीडियोज़ में उनको इन्फॉर्मेशन दी भी गई है, फिर भी उन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है। तो जो डाउट है उसको यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने प्रश्नों के जवाब पाइए। तो मैं दोस्तों बता दूं कि जितने भी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के बच्चे हैं और वो पेपर दिए हैं, टोटल करीब करीब 4800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया था। अब उन 4800 बच्चों में कुछ अलग अलग कैटेगरी के भी बच्चे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, फ्रीडम फाइटर हो, फीमेल हो और डिसेबल्ड कैंडिडेट भी हैं इसमें। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कहने का मतलब है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जितने भी अभ्यर्थी इनमें अपना डॉक्यूमेंट मतलब कि अपना टिक किए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनका जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का है, अगर वो 1 अप्रैल 2019 के बाद का, यानी कि 1 अप्रैल 2019 के साथ साथ उसके बाद का और 9 अक्टूबर 2019 तक अगर उनका सर्टिफिकेट इस बीच में या यहाँ तक बन करके तैयार हुआ है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो वो लोग एलिजिबल हैं और वो लोग ईडब्ल्यूएस का लाभ इस भर्ती में पाएंगे। फिर से एक बार मैं डेट बताना चाहता हूँ, 1 अप्रैल 2019 के बाद और 9 अक्टूबर 2019 के पहले, या फिर 2019 9 अक्टूबर 2019 तक अगर आपने अपना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस इशू करवा लिया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में। अदरवाइज आपको यूआर एज ए यूआर ट्रीट किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके अलावा कोई भी डेट इसमें नहीं मान्य करी जाएगी। मैं आप लोगों को अभी बता दूं, जितने भी लोग इस बीच के हों और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करवा लिए हों, वो ऑथेंटिक पर्सन इसमें एज अ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहेंगे। इसके अलावा किसी को भी मान्य नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अभी से इस चीज़ों को समझ लीजिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि किसी भी भर्ती में अगर आप लोगों ने केवल कैटेगरी में टिक कर दिया है, चाहे वो पीईटी हो या फिर कोई पर्टिकुलर फॉर्म हो, अगर उसमें केवल टिक है आपका, यानी कि केवल टिक कर दिया है कि हाँ हम ये कैटेगरी से, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उसमें अपने कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन फिल नहीं किए हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, बशर्ते कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड हो और आपने टिक किया हो। तो अब मैं एलिजिबिलिटी संबंधित कुछ बातें करना चाहता हूं। तो क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परेशान हैं एलिजिबिलिटी को लेके और इसकी इक्विवेलेंसी को लेके, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग कृपया इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। अगर आपने ओ लेवल किया है तब तो कुछ बातें ही नहीं करनी है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसके इक्विवेलेंट 1 वर्ष या उससे ज़्यादा का कोर्स किया है जिसमें ये सिलेबस इंक्लूडेड है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिलेबस होना चाहिए आपके कोर्स में, ये सिलेबस होना चाहिए और आपका कोर्स 1 वर्ष का होना चाहिए और यूजीसी से अप्रूव्ड किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से वो अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए और आपको इशू होना चाहिए। तो ये सारे उसमें सिलेबस है, कृपया आप लोग देख लीजिए। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। दूसरा है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड
प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। पांचवा इसी से संबंधित जो आपको ये चारों सब्जेक्ट बताए गए हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स हो, या फिर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग हो, या प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन हो, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन हो, इन्हीं की बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए उस सिलेबस में। 1 या 2 प्रैक्टिकल आपके होने चाहिए। उसके बाद से आपके लिए एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये सारे सिलेबस अगर आपने पढ़े हैं और आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और आपके मार्कशीट में ये सारे सिलेबस कवर हैं और आपका कोर्स 1 वर्ष या उससे ज़्यादा का है और आपने यूजीसी से अप्रूव्ड किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से लिया है सर्टिफिकेट, तो आप 100% इसमें एलिजिबल हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा इक्विवेलेंसी को लेकर के हमारे द्वारा अब कोई वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी, तो कृपया जो यहाँ पे बता दिया गया, अगर ये सारी चीज़ें आप हैं आपके पास और आपका सिलेबस कवर करता है तो आप पक्का एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और पूरे 904 वैकेंसी में आप फाइट करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको रोकेगा नहीं, आप पूरे विज्ञापन में फाइट करेंगे, यानी कि 904 सीटों पे आप फाइट करेंगे। अब मैं बता दूं थोड़ा कुछ एग्जांपल मैं देना चाहता हूं जो कि सर्टिफिकेट ये इशू मतलब कि ये सारे सिलेबस कवर करते हैं। जैसा कि आपका एडीसी है, ये एडीसी में भी आपका जो है ये सारे सिलेबस कवर होते हैं। डीओएपी है, एडीसीए है, पीजीडीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, एमसीए है, बीसीए है। ये केवल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और भी तमाम हैं, लेकिन इतने मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी, पीजीडीसीए, एडीसीए और एडीसी और डीओएपी पे पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे सिलेबस कवर करते हैं ओ लेवल के जितने भी सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं, और ये सब के सब एलिजिबल हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वेट करिए। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है, अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं और आप 40 प्लस यानी कि 40 नंबर के ज़्यादा या 40 नंबर अगर आपके पास हैं, आपने 40 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 100% आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी कॉल आएगी जितने नंबर पे, उससे ये नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा फाइनल में, और सारी भर्तियों के तरीके से ये इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छटेंगे, क्योंकि उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है, कुछ लोग मास्टर ही नहीं है उस सब्जेक्ट में। अब बताना चाहता हूँ, जितने भी एससी और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, अगर 30 से लेकर के 40 के बीच में उनका है नंबर तो क्वेश्चन, तो वो लोग भी इसमें 100% कॉल किए जाएंगे, कोई दो राय नहीं है, पूरी की पूरी संभावना है कि वो कॉल किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप लोग देखिएगा 20 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो भी आपको कॉल आएगी। हो सकता है कि पहली लिस्ट में ना आए, दूसरी लिस्ट में ना आए, तीसरी लिस्ट में आए, लेकिन आपको भी कॉल आएगी और फुल चांस है आप लोग का भी सिलेक्शन पाने का, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल किया जाएगा बच्चों को, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी छटेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी पूरा नहीं करते हैं, और वो बच्चे मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट से किए हैं और फॉर्म को फिल कर दिए हैं, लखनऊ के आसपास रहने की वजह से पेपर दे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखने को आप लोगों को मिलेगा, और इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब उम्मीद करता हूं कि एएसओ पे जितने भी आप, हाँ, और इसका जो रिजल्ट है, शॉर्ट लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है, चूँकि कल ही बता दिया गया था हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को, शॉर्ट लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है। इसका भी रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही संभावना बन रही है, उसके पहले कोई संभावना नहीं बन रही है। अगर उसके पहले रिजल्ट घोषित हो जाता है तो केवल वो 0.001% चांस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एएसओ से संबंधित यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से संबंधित सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। जितने भी लोग ओ लेवल किए हैं, कृपया आप लोग इक्विवेलेंट वालों को डिमोरलाइज मत करिए, और जितने भी इक्विवेलेंट वाले बच्चे हैं वो ओ लेवल से जिरह या बहस ना करें। जो भी होगा वो आयोग करेगा, और आयोग शासनादेश के अनुसार करेगा। तो फिलहाल आप लोगों ने पेपर दे दिया है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपके लिए कॉल आने वाली है बहुत जल्द। अब मैं चलता हूं अगली सूचना पे। जितने भी अभ्यर्थी हैं और आयोग की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि एजीटीए का भर्ती सबसे पहले आ रहा है। इसके विज्ञापन पर काम खत्म होने वाला है, जैसे ही काम वो खत्म होगा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए
एजीटीए का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, इसकी कोई टाइम नहीं है। सबसे पहले इसी पेट के थ्रू और सबसे पहले एजीटीए ही जारी होगा। जितने भी लोग आपको अफवाहें उड़ा के अफवाहों के माध्यम से बता रहे हैं कि वन दरोगा का पहले से आएगा या फिर जूनियर असिस्टेंट का पहले आएगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले एजीटीए का विज्ञापन जारी होगा और इस पर काम खत्म होने वाला है। जैसे ही काम खत्म होता है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि एजीटीए वाले अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। अब वन दरोगा के विज्ञापन पे काम अभी चालू नहीं हुआ है, होने वाला है। जैसे ही एजीटीए के काम खत्म हो जाएगा आप पे भी काम चालू हो जाएगा। और वन दरोगा सहायक लेखाकार पे भी काम होगा और जूनियर असिस्टेंट, वन दरोगा सहायक लेखाकार और जूनियर असिस्टेंट, इन तीनों का विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर से जनवरी में देखने को मिलेगा। लेकिन एजीटीए का विज्ञापन सबसे पहले आने जा रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द घोषित कर दिया जाए। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे ही इसके डेट के बारे में कोई सूचना मिलेगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से देखा जाए तो आयोग यानी कि यूपी SSSC बड़ी भर्तियों की सौगात देने जा रहा है आप लोगों को। जितने भी अभ्यर्थी एजीटीए के हों, वन दरोगा के हों, सहायक लेखाकार के हों, जूनियर असिस्टेंट के हों, वो विज्ञापन के लिए तैयार रहें, उनका विज्ञापन जारी होने वाला है। अगली सूचना पे चलते हैं। तो आयोग की कुछ भर्तियां हैं जिन पे पेपर होने का 100% चांस है और सबसे पहले जो पेपर होने वाला है वो उम्मीद जताई जा रही है कि कंबाइंड टेक्निकल का पेपर, चूंकि ये 2016 का है और बैकलॉग यानी कि पेंडिंग में है ये भर्ती, तो हो सकता है कि सबसे पहले कंबाइंड टेक्निकल का पेपर कंडक्ट करा लिया जाए आयोग के द्वारा। लेकिन कंबाइंड टेक्निकल 23 परीक्षा 2016 के साथ साथ वीडियो री एग्ज़ाम भी होगा। यानी कि वीडियो री एग्ज़ाम पहले ही बताया जा चुका है, अभी बता रहा हूँ मैं, नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका वीडियो का री एग्ज़ाम हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपका कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्ज़ाम 2016 का भी पेपर होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी कंबाइंड टेक्निकल के हैं यानी कि 23 एग्ज़ाम 2016 के, वो लोग, उनका सिलेबस, रिवाइज सिलेबस जारी हो गया है, वो लोग सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई को करते रहें। आपका भी एग्ज़ाम वीडियो री एग्ज़ाम के साथ साथ हो जाएगा। आईटीआई अनुदेशक और मुख्य सेविका की जितनी भी अभ्यर्थी हैं महिला वर्ग में, महिला वर्ग ही हैं चूँकि इसमें, तो आपका जो पेपर है वो जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। उसके पहले आपका पेपर नहीं दिख रहा है। लेकिन मुख्य सेविका के पेपर के पहले और कंबाइंड टेक्निकल और वीडियो री एग्ज़ाम के बाद आईटीआई अनुदेशक का पेपर होगा और ये बीच में लगा हुआ है। यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक से लेकर के जनवरी के लास्ट वीक तक आईटीआई अनुदेशक का पेपर हो जाएगा, जो कि 2021-22 में ये फॉर्म निकाला गया था। तो आप लोग भी इसमें तैयार रहिए। आईटीआई अनुदेशक वाले अभ्यर्थी, आपका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द घोषित होने वाला है आयोग के द्वारा और आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को टिक अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसमें नहीं बताया गया है वो चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी, तो कृपया आप लोग उसका इंतजार कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।